हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनर्स डिजिटल में। और आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जहां पे मैं कह सकता हूं कि 90% नीट एस्पिरेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक ऐसी समस्या जो हर बच्चा, जब मैं क्लास में जाता हूं तो हर बच्चा बोलता है कि सर बाकी सब ठीक है, घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीजें हो जाती है बढ़िया। एग्जाम में जब हम बैठते हैं पेपर देने के लिए तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी रीजंस होती है, नंबर कम आते हैं। इन सब रीजंस के सॉल्यूशंस आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूं। तो जब कोई एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, कोई नीट का एग्जाम दे रहा है या फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करके रखे और वो टेस्ट दे रहा है, और उन टेस्ट में जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या रीजन रहा आपके मार्क्स के कम आने का। तो मल्टीपल रीजंस जो बच्चों की तरफ से मुझे मिलते हैं, उन मल्टीपल रीजंस में सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो रीजन मुझे मिला है वो है टाइम मैनेजमेंट का। हर बच्चा मुझे ये बात जरूर बोलता है कि सर हमारा पेपर छूट जाता है। मतलब मैं 90% कह रहा हूं क्योंकि 10% बच्चे ऐसे हैं जहां से मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट देखने को नहीं मिली कि पेपर छूट जाता है या कुछ ऐसा होता है। उनसे उनके पूरे पेपर हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि उनका पेपर छूट जाता है। वो हमेशा ये पूछते हैं कि सर आप बताइए क्या करें हम जिससे हमारा पेपर टाइम पे हो सके, हम सारे क्वेश्चंस पे काम कर सके। तो एक प्रॉब्लम जो कॉमनली नीट एस्पिरेंट फेस करता है अपने एग्जाम टाइम में वो है टाइम मैनेजमेंट का इशू। सेकेंडली सर याद नहीं आता फॉर्मूला है ना। तो भाई सेकंड जो प्रॉब्लम मैंने बच्चों से सुनी है वो है फॉर्मूला याद नहीं आता। तो उनको ऐसा है कि भाई फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ा हमने और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम सोच रहे हैं कि भाई क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है इसमें, पर उस पर्टिकुलर टाइम पे वो फॉर्मूला याद नहीं आता। पर सर जब घर पे आके सॉल्व करते हैं ना, तो घर पे आके वो फॉर्मूला याद भी आ जाता है और वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। पर क्या फायदा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जब समय ही निकल चुका है। तो एक और कॉमन प्रॉब्लम कि फॉर्मूला याद नहीं आता। तीसरा जो प्रॉब्लम बच्चे बताते हैं कि सर हमें नहीं पता चलता, कभी कभार ऐसा होता है हम कभी फिजिक्स को पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर हम बायो को कर देते हैं, फिर हम केमिस्ट्री को कर देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पहले हम केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर हम बायो कर लेते हैं, फिर हम फिजिक्स कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम पहले बायो कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री कर लेते हैं और फिर फिजिक्स कर लेते हैं। तो हर बच्चे का एक पैटर्न मैंने देखा जो पेपर सॉल्विंग का है वो अलग अलग है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है कि आप कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है पेपर को सॉल्व करने की, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा के उसको सॉल्व करो। समस्या यह है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्या पैटर्न फॉलो किया जाए, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, उस पे आज हम चर्चा करेंगे और आज का ये वीडियो उसी पे डेडिकेटेड होगा। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो मुझे मेरे पास आई जब मैंने बच्चों से बात करी कि भाई टेस्ट में ऐसा क्या होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि जब तुम क्लास में परफॉर्म कर रहे हो, जब तुम रेगुलर अपने क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तब तुम बहुत अच्छे से सॉल्व करते हो चीजों को, बढ़िया एकदम सही आंसर्स आते हैं। पर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए या फिर ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज पेपर में देखने को मिल जाए तो वहां पे तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं, तुम एकदम सब कुछ त्याग देते हो, बोलते हो हमसे ना हो पाएगा भाई। तो ऐसी क्या रीजंस रही, तो ये रीजंस बच्चों ने मुझे बताए और इन्हीं रीजंस को मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूं, जहां पे एक ऐसा मेथड लेके आया हूं जिसकी मदद से आप अपने पेपर सॉल्विंग के अटेम्प्ट को, या फिर मैं कहूं कि पेपर सॉल्विंग के जो टेक्निक्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हो और ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे इनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकते हो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और मेरा आज का मुद्दा यह है कि सबसे पहली चीज कि मैं किस सब्जेक्ट से अपनी शुरुआत करूं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे थे जो पहले केमिस्ट्री को सॉल्व करते थे, फिर फिजिक्स सॉल्व कर लेते थे, लास्ट में बायो करते थे। कुछ बच्चे पहले फिजिक्स सॉल्व करेंगे फिर केमिस्ट्री फिर बायो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले बायो सॉल्व करेंगे फिर फिजिक्स करेंगे फिर केमिस्ट्री। और कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो पहले बायो फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स करते हैं। तो यहां पे हमें कायदे से देखा जाए तो कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, ये चीज मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप बायोलॉजी से शुरू कर सकते हैं इसको। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं बायोलॉजी से,
क्योंकि देखो भाई, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हर नीट एस्पिरेंट का एक पसंदीदा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जहां पे उसने अच्छा खासा एफर्ट डाला होता है ना। ऑफ कोर्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी एफर्ट्स आपके काफी अच्छे हैं, लेकिन एक विशेष लगाव के साथ जब एक सब्जेक्ट पे एफर्ट डाला जाता है तो कुछ ज्यादा ही खास निखर के बाहर आता है। तो बायोलॉजी आपका कुछ वैसा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक भावनाओं वाली बात हो गई है। अब थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पे आपके पास एक ऑप्शन रहते हैं कि आप अपनी प्रोसेसिंग को कंपैरेटिवली फास्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, जो आपको चीजें याद है, उनको मेमोराइज करके बस उस पर काम करना, वो एक कंप्लीटली फास्ट प्रोसेस हो सकता है, जिसकी वजह से एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लेस टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन उसके बाद आप ऑफ कोर्स केमिस्ट्री पे जा सकते हो, देन आप फिजिक्स पे आ सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो यही सीक्वेंस प्रायोरिटीज पे रखने के लिए बोलता हूं कि आप ऐसे कर सकते हो। पर अब पिक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट है बात है वो सुनो, कि जब आप बायो सॉल्व कर रहे हो तो बायो सॉल्व करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूरी बायो सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। आपको कंप्लीट बायो नहीं करनी है। तो सर क्या करना है? आपको बायोलॉजी का सिर्फ उतना पार्ट करना है जिस पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। आपने पेपर उठाया, आप बायोलॉजी वाले सेक्शन पे गए, बायोलॉजी में आपने पहला सवाल देखा, पहला सवाल देख के आपके मन में जो ख्याल आया आपने उस पर टिक लगा दी। आपको चीजें याद है, आपको पता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है और इसका आंसर यही हो सकता है। देखो भाई, ये प्लस पॉइंट है बायो में कि वहां पे आपको सॉल्व करके आंसर्स पे नहीं आना, प्रॉपर उसके कैलकुलेशंस करके रिजल्ट्स पे नहीं आना है। आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने की वजह से जो चीजें आपके दिमाग में सेट हैं ऑलरेडी, उनका यूटिलाइजेशन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप सेकंड क्वेश्चन पे आपने देखा कि भाई इसको करने में टाइम लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है। आप 20 से 25 मिनट सेकंड्स के लिए सोचिए। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है, अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेरी बेसिस पे इसको हम छोड़ सकते हैं। हम क्वेश्चन थर्ड पाएंगे, क्वेश्चन थर्ड पढ़ के मुझे उसका आंसर पता है, मैं इस पे टिक लगा दूंगा। क्वेश्चन फोर पता होगा, क्वेश्चन पढ़ा हमने, आंसर पता है, टिक लगा दिया। क्वेश्चन फाइव पे आए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मुझे सोचने में समय लग रहा है, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 20 से 25 सेकंड्स का समय काफी होता है, मोर देन इनफ होता है इनफैक्ट। 20 से 25 सेकंड सोचा, नहीं बना, फिलहाल छोड़ दिया। तो आप क्या कर रहे हैं कि पूरी बायो पे फोकस नहीं है। ये नहीं कि सर मैं 20-25 सेकंड्स लगा रहा हूं, कई बच्चे तो 1-1 मिनट लगा देते हैं सोचने में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, कि मैं उसको सोच के इसको खत्म करके ही आगे बढ़ूंगा। ये मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आपने उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें आपको दिमाग लगाना था, उसको सॉल्व करने में आपने अगले दोनों क्वेश्चंस का टाइम उसी में दे दिया। और ऐसा करने से अब आपके दो क्वेश्चन का नुकसान हो चुका है। यहां पे आप दो क्वेश्चंस पीछे हो चुके हो। ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमारे साथ इश्यूज आते हैं टाइम मैनेजमेंट के, तो ये टाइम मैनेजमेंट के इशू उन्हीं बच्चों के साथ आते हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड होके सॉल्व कर रहे हैं कि भाई ये पूरा बायो खत्म करूंगा तभी मैं केमिस्ट्री पे जाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री खत्म करूंगा तभी मैं फिजिक्स पे जाऊंगा। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो बेटा तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा करने से आपने एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया कि आप इतने समय में आप अपने अगले दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, पर क्योंकि आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हो, दैट मींस अब आप दो क्वेश्चन पीछे हो चुके हो। फिर आप अगले क्वेश्चन पे फिर से ऐसे दिमाग लगाओगे, आप एक क्वेश्चन और पीछे हो जाओगे। हर एक क्वेश्चन जिसमें सोचना पड़ रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको टाइम चाहिए, वो एक क्वेश्चन आपके ये मान के चलो अगले 1 से 2 सवाल खा जाता है। खाने का मतलब कि आपका टाइम उसमें अब कंज्यूम हो चुका है उसका, जिसकी वजह से आप हर बार कुछ क्वेश्चंस पीछे होते जा रहे हो। और एज अ रिजल्ट बच्चे कहते हैं कि हमसे सर पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है, हम पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऑफ कोर्स कौन पिटेगा इसमें? वो सब्जेक्ट पिटेगा जो सबसे लास्ट में कर रहे थे तुम लोग। और अधिकांश नीट एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी, पर मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में फिजिक्स को सॉल्व करते हैं। तो भाई इन सब झमेलों के चक्रों में पिटा कौन? फिजिक्स पिटा।
वहां पे जाके फिर बोलते हैं कि सर फिजिक्स हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, हमसे नहीं हो पाती है। कैसे होगी जब आपने अपना पूरा दिमाग यूटिलाइज कर दिया है बायो के पूरे सेक्शन को सॉल्व करने में, फिर केमिस्ट्री के पूरे सेक्शन को सॉल्व करने में, लास्ट तक आते आते आप दोनों फिजिकली भी और मेंटली भी थक चुके हो। अब 3 घंटे से बैठे हुए हो एग्जाम का में, 2 घंटे हो चुके आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, उसके बाद आखिरी का 1 घंटा जब आप फिजिक्स सॉल्व करो और आप थक चुके हो, एग्जॉस्टेड हो चुके हो, ऊपर से दिमाग आपने यूटिलाइज कर दिया, तो अब आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि अब आप उस लेवल से फिर से पेपर को दे सको। तो वहां पे ऑफ कोर्स चीजें उस लेवल पे परफॉर्म नहीं हो पाती है जो हमने तैयारी की थी। एज अ रिजल्ट हमारे नंबर डिक्रीज होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है जल्दी से आप सोच पा रहे हो उन पे टिक लगाओ, जिनको सोचने में टाइम लग रहा है उन क्वेश्चन को स्किप कर दो। आप ऐसे बायो सॉल्व कीजिए, ऐसे बायो सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आप ऑलमोस्ट 60%, 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे, पूरे कंप्लीट बायो की बात करूं मैं जिसमें आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों कवर अप हो रहे हैं। 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर चुके हैं, इनके लिए आप कॉन्फिडेंट है बिल्कुल कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होने वाला है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से आता था। फिर आप सेकेंडली जा सकते हैं ऑफ कोर्स केमिस्ट्री पे। ये बच्चों के ऊपर छोड़ता हूं मैं, आप पहले केमिस्ट्री सॉल्व कर लीजिए या पहले फिजिक्स कर लीजिए, पर जो भी हो डोंट डू कंप्लीट केमिस्ट्री, डोंट डू कंप्लीट केमिस्ट्री। ये नहीं कि सर मैं अपनी पूरी एफर्ट्स, पूरे पोटेंशियल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाल दूंगा और उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, फिजिक्स में आऊंगा, नहीं। फिर से वही पैटर्न है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप उस पर टाइम दीजिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें सोचने में टाइम लग रहा है या फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आप छोड़ दीजिए उसको, आप उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप आगे बढ़िए। आप फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, आप हमेशा के लिए उसको नहीं छोड़ दो, आप फिलहाल के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो ताकि आप अपने आगे के 2 क्वेश्चन सही कर सके। और ऐसे ही फिर आप फिजिक्स पे आ सकते हैं और फिजिक्स में भी हम सेम पैटर्न चलाएंगे। फिजिक्स में भी सेम पैटर्न कि हम फिलहाल उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे जो हमसे इजीली बन पा रहे हैं, जिसमें सोचने में टाइम लगता है। आप ये मान के चलिए कि 20 सेकंड्स का समय आपको लगेगा सोचने में, अगर नहीं सोच पा रहे हो हटा दो उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ, फिलहाल के लिए छोड़ दो उसको, गोला बना दो उस पर, आगे बढ़ो। आपने बायोलॉजी के वो क्वेश्चंस किए जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे, आपने केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस किए जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे, आपने फिजिक्स के वो क्वेश्चंस किए बिल्कुल आप जिनमें कॉन्फिडेंट थे। ऐसा करने से आप ये मान के चलिए कि आप 60 to 70% तक आप जो है पूरे पेपर का कर चुके हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे। अभी आपने सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़े जिनमें आपको कंफ्यूजन थे, डाउट्स थे। ऐसा करने से आपने अपने पेपर का राउंड 1 क्लियर किया है बेटा। इस राउंड 1 में आपने अपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि पेपर का 60 to 70% किया होगा। अभी भी 30% पेपर अपना बाकी है और उस 30% में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमें आते हैं, जस्ट मुझे सोचने में टाइम लग रहा था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे हम कुछ ना कर पाए। और ऐसे क्वेश्चन जहां कुछ ना कर पाओ उनको छोड़ने में कोई बुरी बात नहीं है, आप फिलहाल उनको छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब राउंड 1 में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आप कर सकते थे, जिसमें आप टाइम दे सकते थे। बच्चों के अलग अलग स्पीड के हिसाब से यहां पे उनको राउंड 1 को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5 घंटे में राउंड 1 कर लेते हैं, कुछ बच्चों को 2 घंटे का समय लग जाता है। तो ये बेसिकली उनके सॉल्विंग टेक्निक्स पे, सॉल्विंग स्किल्स पे भी बेस्ड करेगा कि उनको कितना समय लग रहा है। मैं ऑनलाइन एवरेज मान के चलता हूं कि 2 घंटे का समय, 3 घंटे में से 2 घंटे का समय उन्हें राउंड 1 क्वेश्चन कंप्लीट लग चुका है। आप अगर बात करें फिजिक्स की, मैं अगर बात कर लूं तो फिजिक्स अगर हमारा 180 मार्क्स का है, फिजिक्स अगर हमारा 180 मार्क्स का है, तो राउंड 1 में आप मान के चलिए कि आप आराम से 140 to 150 मार्क्स अपने सिक्योर कर चुके हैं। राउंड 1 ऐसा है जहां पे आप 140 तो आप लेके चलिए, लीस्ट पे चलते हैं, मिनिमम लेवल्स पे चलते हैं हम लोग। चलो और कम कर देते हैं, छोड़ो इसको, हम कहते हैं कि ये 130 to 140 का स्कोर है। नीट में क्वेश्चंस मैं जो कंसीडर कर रहा हूं वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर कंसीडर कर रहा हूं।
नाउ ये क्वेश्चंस का काउंट जो है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वेरी कर सकता है। अगर ये बात करें बहुत इजी पेपर की तो ये काउंट हो सकता है ज्यादा हो। बहुत टफ पेपर की अगर हम बात करें, जैसे पिछले कुछ एक दो साल में आ चुका है पेपर टफ भी, तो वो टफ में इस क्वेश्चंस के काउंट में वेरिएशन हो सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चंस का काउंट 110 से 120 का रह जाए, 100 से 110 का रह जाए। ये डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वेरी करेगा। अभी हाल फिलहाल में एक मॉडरेट पेपर की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए एक मॉडरेट पेपर हमारे पास है, तो उसमें ये कहानी चली। स्टिल एक गैप है हमारे पास अभी। अगर मैं मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से चलूं तो 50 नंबर का एक गैप है मेरे पास। इन 50 नंबर में भी अभी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं सोच नहीं पाया था, लेकिन हां मैं कर सकता हूं उन क्वेश्चंस को। अब आती है बारी मेरे राउंड 2 की। नाउ फॉर द राउंड 2 मैं दोबारा से बायोलॉजी पे जा रहा हूं और बायोलॉजी पे जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे उन पे मैं दोबारा से काम करूंगा। मान लो ओवरऑल बायोलॉजी की मैं बात करूं, 90 क्वेश्चंस आपके पास थे। 90 क्वेश्चंस में से आपने पहले राउंड में अपने जो कर लिए थे R1 में, आपने मान लेते लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 65 क्वेश्चंस कर लिए थे। पूरे बायोलॉजी की बात करूं मैं, राउंड 1 में आपने 65 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आपके बचे कितने? 25 सवाल और बचे हैं। ठीक है, 25 सवाल जो आपके बचे हुए हैं, उन 25 सवालों पे अब आपको दोबारा से काम करना है। इन 25 सवालों में से भी मैं कह रहा हूं कि अब आप ये जो 25 सवाल सॉल्व करेंगे, इनमें से भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रीमली ट्रिकी हो, जिन पे बहुत ज्यादा फोकस ना कर पाए। तो मान के चलिए 15 से 20 सवाल आप कैसे होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोड़ने ही पड़ सकते हैं अगर मान लो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो। मैंने फिर से कह रहा हूं कि ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा, और आप यहां से 25 में से भी 20 क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए कि आप कर सकते हो दोबारा। 5 क्वेश्चन होंगे जो शायद आपको छोड़ने पड़ जाए बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस कि आपको याद ही नहीं आया वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर टाइम पे, या आप सोच ही नहीं पाए बिल्कुल भी उस टाइम के लिए, है ना। तो फिर से वही अप्रोच है हमारे पास। अब इन क्वेश्चंस पे काम करेंगे, इनसे भी हम और क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे नंबर्स जो मार्क्स है उनमें और इंप्रूवमेंट आएगी। फिर आप ऐसे ही केमिस्ट्री पे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी आपके कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए होंगे, आप उन पे काम कीजिए, और इसी तरीके से आप फिजिक्स पे जाइए। तो इसी तरीके से आपका राउंड 2 कंप्लीट होता है। मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं, आइडियली बात नहीं कर रहा हूं। मैं एवरेज बच्चे को कंसीडर कर रहा हूं, और मैं ये बात जानता हूं कि ये 180 फिजिक्स में पूरे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, सबके लिए नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है ये चीजें, लेकिन हाँ मोस्टली कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको डिफिकल्टीज फेस होती है। तो नहीं है आपका टारगेट 180 लाने का, आप भूल जाओ, आप मत मत कंसीडर करो ना उसको प्लीज। आप मत कंसीडर करो कि 180 मार्क्स का है। आप यह कंसीडर करो कि ये मुझे तो भैया कितने लाने हैं, 150 से 160 में फिजिक्स में ले आऊंगा। अपन बहुत बढ़िया कर रहे हैं इसमें। फिजिक्स में मैं 150 से 160 ले आऊं, बहुत बढ़िया कर रहा हूं। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं। आइडियली सिचुएशंस में नहीं हम लोग कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। हमें पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज यहां पे बिल्कुल अवेलेबल है, और अगर एक क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने के चक्कर में अगर एक भी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया जो मुझे नहीं आता था, फिर भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उसको सॉल्व करने की, तो बेटा ये मेरा 1 नंबर लेके जाएगा साथ में। तो मैं बिल्कुल इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर क्वेश्चन को सेकंड राउंड में भी जाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हो पा रहा, उसको छोड़ दो बेटा, उसके पीछे समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी। सेकंड राउंड में अब आप उन क्वेश्चंस पे काम करो जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़ता, हम उस पर टाइम देते सोचने के लिए, हम सोचते कि क्या किया जा सकता है। अगर सोचने के बाद वो सॉल्व हो रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दो बेटा। ठीक है, ये एग्जाम ऐसा है जहां पे छोड़ना भी पड़ेगा क्वेश्चंस को अगर नहीं आता है, क्योंकि अगर जबरदस्ती पीछे पड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी फिर। तो मैं अपने हर स्टूडेंट को यह बात कहता हूं कि आपको हमेशा अपना जो एग्जाम देना है वो राउंड्स में देना है। आप पहले राउंड में सिर्फ उन क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं जो आपसे इजीली हो पा रहे हैं, जिसमें आपने थोड़ा सा सोचा और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनको सोचने में ज्यादा समय लग रहा है, आप उनको राउंड 2 में रखिए, और राउंड 2 में ले जाके फिर आप इन क्वेश्चंस पे काम कीजिए। और राउंड 2 में भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जहां पे आपसे बिल्कुल ना हो पा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आखिरी में जाके कुछ समय मिल पा रहा है तो देख लीजिए, नहीं तो मैं बोलूंगा छूना भी मत ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग लेके जाते हैं फिर।
तो बेटा वो तमाम बच्चे जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पेपर छूट जाता है, अगर आप पेपर को ऐसे राउंड्स में सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले जितने सालों से भी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मुझे हो गए 10 से 12 साल, और इन 10 से 12 सालों में जो नीट एस्पिरेंट्स को मैंने पढ़ाया, उनको जब ये टेक्निक बताई तो डेफिनेटली उनको बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट्स मिले हैं। बहुत बच्चे ऐसे थे जो बेचारे पूरे फिजिक्स वाले सेक्शन को सॉल्व नहीं कर पाते थे, बोलते थे कि सर फिजिक्स तक आते आते तो आधा घंटा बचता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि हमने पहले पूरा अपना डेडिकेशन बायो को दे दिया, पूरा डेडिकेशन केमिस्ट्री को दे दिया, और आखिरी में आधा घंटा बचा था, आधे घंटे में फिजिक्स के मैं 10 क्वेश्चन कर पाया, 10 ही सॉल्व किए बस। उन 10 में से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए तो और नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो जस्ट मेक श्योर कि आप पेपर्स को राउंड में सॉल्व कीजिए। पहले राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चंस पे काम कीजिए जो आपसे इजीली हो पा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा सोचने पे आप उसको फर्दर सॉल्व कर पाए। जो नहीं हो पा रहा है छोड़ दो, क्योंकि उनको हम सेकेंड राउंड में दोबारा से सॉल्व करेंगे। नाउ अनदर प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ आ रही है, फॉर्मूले याद नहीं आते सर, इसका एक बेटर सॉल्यूशन जो कि मैं आगे बताने वाला हूं, जिसको मैं बच्चों के लिए एज अ गोल्ड माइन भी कहता हूं कि भाई ये सोने की खदान है, अगर तुम इन चीजों पे काम करोगे तो ये नीट की तैयारी में सोने से कम नहीं है। सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एनीवेज, सो व्हाट आर द गोल्ड माइंस? तो गोल्ड माइंस में आता है बेटा फॉर्मूला लिस्ट। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को यह बात जरूर कहता हूं कि आपको फॉर्मूला लिस्ट बनानी है। मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपका चल रहा है, मैं क्लास 11th के ग्रेविटेशन की बात कर लेता हूं। मान लीजिए अगर ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन में आने वाले वो तमाम फॉर्मूले आपके एक सिंगल पेपर के ऊपर होने चाहिए। वो सारे फॉर्मूले एक पेपर पे लिख लो और दीवार पे चिपका लो। रोज देखने पड़ेंगे वो फॉर्मूले, रोज आपको उनको स्कैन करना पड़ेगा एक बार, ताकि वो आपके दिमाग में फिक्स रहेंगे, फिटेड रहेंगे बिल्कुल। और बेटा ये बात तो खैर एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर भी होता है कि किसी इंसान को अगर रोज देखोगे तो आपकी आंखों में बस जाता है ना, वैसे ही अगर फॉर्मूले भी रोज देखोगे तो आंखों में बस जाएंगे, याद रहेंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार क्या होता है बेटा, लास्ट मोमेंट जो होता है टेस्ट के बिल्कुल करीबी दिनों की बात करूं मैं, तो ऐसे लास्ट मोमेंट पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं बिल्कुल पूरे नोट्स को डिटेल्ड स्टडी कर पा रहा हूं, वो नहीं हो सकता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, आपके वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें, कुछ एक के लिए गोल्डन टर्म्स होती है, कुछ एक के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है, कुछ एक के लिए नोट होता है, कुछ एक की ज्ञान की बातें होती है, वो सब के सब इन शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन होता है उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो फॉर्मूला लिस्ट, शॉर्ट नोट्स, ये आपके गोल्ड माइन है बेटा। और ये आपकी उस दूसरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है जहां पे अक्सर बच्चे बोलते हैं फॉर्मूला याद नहीं आ रहे। तो आपको ये करना है, आपको इनको रोज देखना है, डेली बेसिस पे आपको इनको रिवाइज करना है ताकि आपकी चीजें बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये सब चीजें करोगे तो डेफिनेटली आपके जो टेस्ट की सिचुएशन है वो थोड़ा बेटर होगी। वो जो नर्वस हो जाते हैं अक्सर बच्चे टेस्ट में, वो नर्वसनेस खत्म होगी, चीजें बेहतर होगी। अच्छा, एक और चीज जो मैंने अक्सर देखी है बच्चों को पेपर देते समय, कि जब वो पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चंस देख के फॉर्मूला याद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है उस क्वेश्चन में, फिर वो ऊपर देखते रहते, कुछ सोचते रहते, मन ही मन कुछ याद आएगा याद आएगा। मत करो ऐसा। तुमने क्वेश्चन पढ़ा, मान लो वो क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, तो काइनेमेटिक्स में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो इक्वेशंस तुम्हें पता है उससे रिलेटेड वो सारी लिख लो। जितनी इक्वेशंस तुम्हें आती है वो सारी लिखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर क्लियर होगी, क्लिक होगी कहीं ना कहीं कि ये इक्वेशन हो सकता है उसके लिए बेस्ट सूटेड हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जिसको लगाने से हमारा आंसर आ जाए। अधिकांश बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो सोचते रहते हैं कुछ याद आएगा, दिमाग में आएगा, ऊपर देखते रहते, पता नहीं किसको देखते हैं, क्या याद करते हैं। मत करो यार, पेपर में देखो, फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूले लिखोगे तो चीजें याद भी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जनरली हम राउंड 2 में करते हैं। राउंड 1 में तो हम उन क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं जो हमसे इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं, जिस पर हमें ज्यादा फोकस, ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है, कम सोचने से भी हमारे सॉल्यूशन जो है आ जाए। ठीक है, तो राउंड 1 में तो चीजें कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगी। पेशेंस लेवल होता है बढ़िया, शांति से हम काम करते हैं, हमारे पास टाइम होता है जिसमें कि हम सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। सेकंड राउंड जो होगा वहां पे फिर ये टेक्निक्स लगाएंगे, फॉर्मूले वगैरह लिखेंगे, सोचेंगे, दिमाग पे जोर देंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमें बेटर रिजल्ट्स मिले। तो अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो बेटा
इन सभी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं अभी इस पिछले कुछ मिनटों में, ये सॉल्यूशंस आपके लिए भी एक कहते हैं ना गेम चेंजिंग हो सकते हैं। आपके जो नंबर्स हैं उनमें मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आराम से 50 एक नंबर का वेरिएशंस देखने को मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। ये मेरे बच्चों के साथ हो चुका है, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था। मान लो फिजिक्स में या ओवरऑल चलो पूरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, 550 पे बच्चा टिका हुआ था, बोल रहा था सर समझ नहीं आता मैं क्या करूं आगे, पता ही नहीं चलता, नंबर ही नहीं बढ़ते। तो उनसे टेक्निक पूछते हैं तो टेक्निक पता चलती कि ऐसी टेक्निक्स हो रही है उनके साथ में, वो चीजें चेंज करते हैं, पेपर को राउंड्स में सॉल्व करते हैं, 600 से 650 के बीच के नंबर आराम से सिक्योर करते हैं। तो इसको आप अप्लाई करो, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और शांत रहो। पेपर से एक दिन पहले बच्चे थोड़ा सा पागल हो जाते हैं, बौखला जाते हैं कि हो भाई कल तो पेपर है, कल तो पेपर है, क्या करें। तो बेटा पेपर की तैयारी आखिरी दिन नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पेपर की तैयारी पहले से होती है। आपको जब पढ़ाया जा रहा है आप डे वन से ही लगे रहो, ताकि पेपर जब आएगा तो लास्ट मोमेंट पे से आपके साथ ऐसी सिचुएशंस ना हो सके। ठीक है, तो ये है कहानी उन तमाम बच्चों के लिए सॉल्यूशंस जो पेपर में चीजें गड़बड़ा देते थे, है ना, क्योंकि उनको प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता थी, उनको प्रॉपरली पता नहीं था कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मुझे बच्चों से पता चली है कि सर अभी एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, तो अब हम और क्या कर सकते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल यूज कर सकते हैं जिससे कि हम इंप्रूव कर सके, बैकलॉग्स है, रिवीजन नहीं हो पा रही, इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके एक और वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूं, जो कि इसी चैनल पे आने वाली है। तो जस्ट मेक श्योर कि जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे सेम ये एग्जाम वाली। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।